Hello everyone, very good morning to you all. Today we will discuss about the topic learning. Very important topic ये है हमारे एचटेट के पर्सपेक्टिव से। अगर हम पिछले 4-5 साल का एनालिसिस करें तो इन टॉपिक से मैंने देखा कि हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड है, यानी कि आपको कोई थ्योरी नहीं उसमें ना भी पता हो तो भी आप उनको कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल लर्निंग क्या है, लर्निंग ठीक है, इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या क्या है, या फिर स्टेप्स क्या हैं, यानी कि सिंपल लॉजिक बेस्ड मैं इसको बोलूंगी। तो 4 क्वेश्चंस इससे कंसेप्ट बेस्ड से थे, एक क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग से था, एक पावलोव की थ्योरी से था, एक थोर्नडाइक, एक बंडूरा एंड गैगने थ्योरी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमारे पीवाईक्यू के 4 से 5 सालों में मुझे देखने को मिले। तो इसी पैटर्न के प्रीवियस ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको मतलब सीरीज वाइज लगाया है, यानी कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज है उनको मैंने पहले किया है, और कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी होती है बट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैंने लास्ट में रखा है, बट मैंने कंप्लीट इसको कवर किया है लर्निंग के चैप्टर को। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी फर्दर डिले। लर्निंग क्या है? लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं हम अधिगम। ठीक है, लर्निंग क्या है? कहते हैं लर्निंग जो है वो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, ये टेम्परेरी चेंज नहीं होता, ये परमानेंट चेंज है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में, और वो किस वजह से आता है? वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, क्रो ने डेफिनेशन दी कि लर्निंग जो है वो हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स के एक्विजिशन से रिलेटेड है। अगर हम स्टेप्स की बात करें, पॉइंट नंबर 2, कि लर्निंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये किसने दिए? डैशियल ने दिए। तो इसमें कहा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें चाहिए होता है मोटिवेशन। अगर किसी के अंदर कोई डिजायर है, कोई ज़रूरत है, नीड है, कोई मोटिवेशन है, तो ही कोई इंसान लर्निंग को शुरू करेगा। उसके बाद में हमारा गोल। ठीक है, द लर्नर सेट्स एक, फिर वो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव सेट करता है, देन फिर उसको कुछ ऑब्स्टेकल्स आती है मीनवाइल। फॉर एग्जाम्पल आपको मोटिवेशन मिला, लाइक आपको क्या करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपने किसी को देखा, ठीक है, आपकी, या फिर हो सकता है आपको फाइनेंशियल नीड हो, दैट गिव्स यू मोटिवेशन। उसके बाद में क्या हुआ, आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर बनना है। फिर उसमें आपको प्रिपरेशन में फॉर एग्जाम्पल क्या हुई, कुछ बैरियर्स आए, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं आई। ठीक है, फिर क्या हुआ, लर्नर मेक वेरियस अटेम्प्ट्स, ट्रायल एंड एरर, फिर आप रिस्पॉन्स की, हाँ मैं कैसे उसको कर सकता हूँ, एचटेट को क्लियर कैसे कर सकता हूँ, आपने रिस्पॉन्सेस किए। उसके बाद में करेक्ट रिस्पॉन्स जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हुए आपके रिवॉर्ड और सक्सेस से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अच्छा स्कोर किया आपके एचटेट में, तो आपको क्या होगा, उससे जो अच्छा, जो करेक्ट रिस्पॉन्स था उससे आपको रिवॉर्ड और सक्सेस मिली। उसके बाद में क्या आएगा, लर्निंग इज अप्लाई टू द न्यू सिचुएशन एंड बिकम्स परमानेंट, और उसके बाद में जो भी आपका गोल था वो आपको अचीव हो जाता है। तो उसके बाद में ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप किसी फर्दर किसी और सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। देन कंसेप्ट बेस में ही मैं बोलूंगी कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जब भी लर्निंग होगी तो व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक है, और ये परिवर्तन कैसा होता है, स्थायी होता है, रिलेटिवली परमानेंट होता है, और ये एक्सपीरियंस पर बेस होता है। लर्निंग जो है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आती है, सिर्फ एक परिपक्वता यानी मैच्योर हो जाने से ही नहीं आती, बल्कि हमारे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से भी आती है। उसके अलावा कहते हैं कि लर्निंग का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होती है लर्निंग। उसके बाद में कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग। ऐसा नहीं है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब लग गए फॉर एग्जांपल तो वहां पे स्टॉप हो जाएगी, नो, इट गोज टिल, जैसे हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट जो है वो वॉर्म से, माँ के गर्भ से लेकर के डेथ तक होती है, उसी प्रकार लर्निंग जो है वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। ठीक है, और यूनिवर्सल प्रोसेस है, इवन एनिमल्स भी लर्न करते हैं, ये एक प्राकृतिक सार्वभौमिक प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। इसमें लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल एक इंसान किसी चीज़ को जल्दी सीख सकता है, कोई धीरे सीखेगा, तो अपने इंडिविजुअल डिफरेंस तो इसमें हमेशा रहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसफेरेबिलिटी, स्थानांतरण, कि लर्निंग जो है, फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रेटजी अप्लाई की कि हाँ इस स्ट्रेटजी से आपका एचटेट क्लियर हुआ,
तो आप उसी स्ट्रेटजी को एक नई सिचुएशन में आप क्या करेंगे, फिट करेंगे, तो मतलब आपका लर्निंग जो है वो नई सिचुएशन पे भी अप्लाई होता है और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के साथ चलती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्या वो चार ऑप्शन देगा और कुछ इन्हीं में से कोई स्टेटमेंट होगी या इससे मिलती जुलती कोई स्टेटमेंट होगी और एक स्टेटमेंट वो दे देगा जो कि अटपटी सी होगी या लर्निंग से रिलेटेड नहीं होगी, तो वो आपने एलिमिनेट करनी है। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा इससे क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस, ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लर्निंग के प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सी फर्स्ट हमारा टॉपिक फैक्टर क्या रहेगा, इंटेलिजेंस, कि आपकी बुद्धि कितनी, आपकी लर्निंग एबिलिटी कितनी, बुद्धि हमने इससे पहले पढ़ा था, तो वो आपकी कितनी है। अगर वो शार्प है, लाइक आपका आईक्यू शार्प है, तो यू कैन लर्न द थिंग वेरी फास्टली। ठीक है, और सेकंड चीज है मोटिवेशन। फॉर एग्जांपल आपका आईक्यू बहुत अच्छा है लेकिन आप में उस किसी भी चीज को सीखने की वो नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो भी लर्निंग क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इट मींस मोटिवेशन की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में आपके पास में इंटेलिजेंस भी है, आप में मोटिवेशन भी है, बट आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो भी लर्निंग नहीं होती। इसका क्या मतलब है, इंटरेस्ट भी मैटर करता है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच इम्पैक्ट अवर लर्निंग। उसके बाद में अटेंशन, फॉर एग्जाम्पल कि आप आपका ध्यान वहां लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। उसके अलावा एज एंड मेच्योरिटी, कि जो यंग एज है उसमें हमारी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। हेल्थ भी मैटर करता है, अगर हेल्थ अच्छा है तो लर्निंग एबिलिटी अच्छी होगी। एटीट्यूड भी मैटर करता है। उसके बाद में टीचर, अगर हम स्कूलिंग में हैं या कॉलेज में हैं, तो टीचर का टीचिंग का जो मेथड है वो भी हमारी लर्निंग को इम्पेक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई टीचर जो है वो कोई एग्जाम्पल दे दे के हमें कोई चीज समझा रहा है या फिर हमें रियल लाइफ से कोई कनेक्ट करके बता रहा है, तो वहां पे हम इजीली चीजों को समझ जाते हैं, इजीली लर्न कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग भी हमारी लर्निंग को इम्पेक्ट करता है। उसके बाद में टीचर की पर्सनैलिटी एंड नॉलेज भी इम्पेक्ट करती है। ठीक है, हालांकि ये मतलब है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टीचर की उसका व्यक्तित्व कैसा है, ठीक है, और उसकी नॉलेज कैसी है। तो ये दोनों ही चीजें आपकी लर्निंग को इम्पेक्ट करती है। लर्निंग एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, यू आर लिविंग इन अ वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट, तो इट विल इम्पैक्ट योर लर्निंग। ठीक है, एंड इफ यू आर लिविंग इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट देन लर्निंग अच्छी होगी। उसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड भी इम्पेक्ट करता है। पीयर ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। ठीक है, अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल है, अच्छे होने का, लाइक कोई ग्रोथ ओरिएंटेड आपका फ्रेंड सर्कल है, पॉजिटिव चीजों पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेचर ऑफ द कंटेंट, की जो चीज आप सीख रहे हो उसका नेचर कैसा है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, और उसके बाद में फीडबैक। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी लर्निंग को इम्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी आता है। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से भी हम इसमें पढ़ते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने दिया डोमेन्स, इसमें CAP, कैप से हम याद रखते हैं। सी से आता है कोग्निटिव। कोग्निटिव यानी हेड, यानी हमारे ब्रेन। ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जहां जहां कोग्निटिव संज्ञानात्मक वर्ड आएगा वहां वहां हमारी लॉजिक की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, थिंकिंग की बात होगी, नॉलेज की बात होगी। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, कि लर्निंग जो है वो किन किन एस्पेक्ट्स में हो सकती है, हम ये देख रहे हैं कि एक लर्निंग है कि हमारे थिंकिंग एबिलिटी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, KUAASE, कु आसे, ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है। कु आसे, के से नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये लेवल्स होते हैं, इसी सीरीज में होते हैं ये हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट, कोग्निटिव डोमेन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैथ की प्रॉब्लम हो गया तो ये हमारे कोग्निटिव में आ जाएगा। उसके अलावा CAP, सेकंड है हमारा ए यानी इफेक्टिव, अफेक्टिव, यानी जो आपके दिल से जुड़ा हुआ होगा, यानी फीलिंग से, वैल्यूज, एटीट्यूड, इमोशनल डेवलपमेंट, यानी लर्निंग करना किसमें, इमोशनल डेवलपमेंट में। इसका इसको मैंने लिखा है R² वॉक से, R² वॉक से, आर से रिसीविंग, ये इसी सीरीज में आते हैं।
अगर आपसे वो सीरीज पूछता है, वैसे तो यूजीसी नेट में ज्यादा आता है ये, बट इन केस अगर ये पूछने लगे तो आप इसको इसी सीरीज में करते हैं कि पहले रिसीव होता है, ठीक है, आपको कोई आपने कोई चीज रिसीव की, फिर आप उसमें रिस्पोंड करते हैं, वैल्यू एडिशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि जैसे आप टीचर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर किसी टॉपिक में आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। देन अपना CAP, पी है साइकोमोटर, यानी कि हैंड, यानी कि ये फिजिकली आपकी फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड या फिजिकल एक्शन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा, रिलेटेड टू द फिजिकल स्किल्स एंड एक्शन, जैसे कि मोटर स्किल्स पे ये फोकस करता है, जैसे राइटिंग, ड्राइंग, एक्टिविटीज वगैरह, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी, हेड हेड हैंड, हेड हर्ट हैंड, पहले आपका ब्रेन, फिर आपका दिल, और फिर आपके हैंड्स, यानी कि आपके फिजिकल एक्टिविटी। तो CAP आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण से क्या मतलब है। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मींस अप्लाइंग नॉलेज एंड स्किल लर्नड इन वन सिचुएशन टू अदर सिचुएशन, टू जस्ट मिनट टू अनदर सिचुएशन। कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का स्थानांतरण से मतलब है कि आपने किसी भी चीज को, किसी नॉलेज को या किसी स्किल को एक हालात में, एक सिचुएशन में सीखा, और उस चीज को आप किस में अलग चीज में या नई सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आज आपका एचटेट क्लियर हो जाता है, आपने कुछ लर्निंग के मेथड सीखे कि हाँ मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसे प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। आपने कोई कई सारी स्किल सीख ली, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ स्किल कि हमें पढ़ना कैसे होता है। देन आ गई वैकेंसी, फॉर एग्जांपल PGT, तो आप ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इट इज योर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक फर्दर एग्जांपल है कि आपने साइकिल को सीखा और उस लर्निंग को आप अप्लाई कर रहे हैं कि बाइक को कैसे चलाना है, बाइक को कैसे चलाना है, उस चीज में ये आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। इज इट क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक इसी के पार्ट्स है हमारे, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमारी वेरियस आती है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव, न्यूट्रल या फिर जीरो, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या कहते हैं कि प्रीवियस जो लर्निंग है ना वो आपको नई लर्निंग सीखने में हेल्प करेगी, पॉजिटिव वर्ड से ही पता चल रहा है। जैसे अगर आपने हिंदी पढ़ी है या हिंदी को पढ़ना आपने सीख लिया है, तो वो आपको हेल्प करेगी किसमें, संस्कृत में, बिकॉज हिंदी ही, संस्कृत से ही हिंदी निकली है, समझ में आई बात। तो ये आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर का क्या मतलब है कि पिछले वाली लर्निंग जो है ना वो आपको नई लर्निंग में कंफ्यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सीखा, इंग्लिश ग्रामर के रूल सीख लिए, ठीक है, ओल्ड ग्रामर रूल सीख लिए, अब आप सीख रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, उसके ग्रामर के रूल्स अलग होंगे, ठीक है। तो आप इसमें कोई टीचर आपको बोलेगा कि आपको ऐसे करना है, आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में तो हमने ये सीखा था, ऐसे होएगा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसे होएगी। तो ये आपको इसके नए रूल्स है, तो ये जो नॉलेज है इंग्लिश वाली, इंग्लिश के ग्रामर रूल्स की, ये आपकी इधर की नॉलेज को सीखने में आपको क्या कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, हिंडर कर रही है, रोक रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ट्रांसफर हो गया, गॉट इट। उसके बाद में है जीरो ट्रांसफर, यानी शून्य स्थानांतरण। शब्द से पता चल रहा है कि प्रीवियस लर्निंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा नेक्स्ट हमारे लर्निंग पे। जैसे कि अगर आपने मैथ सीखा तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है पेंटिंग सीखने में, बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट, है ना। मैथ्स में A+B+C करना है आपने, पेंटिंग्स में क्या करना है आपने, फूल पत्तियां बनानी है, ठीक है, दोनों ही चीजें बहुत अलग है। तो ये क्या रहेगा, जीरो ट्रांसफर रहेगा, यानी आप ना तो ये आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, ना ही ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, ये किसी भी तरह से आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा। इज इट क्लियर। अब हमारे बेसिक जितने भी टॉपिक्स से लर्निंग से रिलेटेड ये हमारे क्लियर हो गए। इन्हीं टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चंस मैंने पिछले 5 सालों में देखे कि 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया आपको हो गया होगा, और जैसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जरूर देखें जो भी लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारी थ्योरीज। थ्योरीज जो है वो वेरियस थ्योरीज, इसमें 8-10 थ्योरीज मैंने इसमें नोट्स में डाली है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ थ्योरीज ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसके अलावा हमारी पेवलोव की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी, ठीक है, स्किनर हो गया, बेंडूरा हो गया, गैगने की थ्योरी हो गई,
और उसके अलावा एक दो थ्योरीज और है, जैसे टोलमन वगैरह का थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। ये 5-6 थ्योरीज ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाद की जो थ्योरीज है, अगर उनका आपको ये भी पता हो कि ये थ्योरी किसने दी है, या इसमें एक हल्का सा आइडिया हो कि थ्योरी में बोला क्या गया है, तो वो भी उतना इनफ है। लेकिन हमें इन थ्योरीज को बहुत अच्छे से समझना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट थ्योरी, दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी किसने, तो सबसे इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। किसने दी है ये? थॉर्नडाइक ने ये दी है। ये आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा थॉर्नडाइक की थ्योरी को हम लोग सभी बच्चे इसमें नोट कर लेंगे। कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसको हम लोग बोलते हैं, कनेक्शनिज्म थ्योरी। ठीक है। उसके अलावा इसको बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है, बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। इसके अलावा थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी बोला जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने। इसको कनेक्शनिज्म थ्योरी भी बोला जाता है, बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी बोला जाता है इनको। इसको एसआर थ्योरी भी बोला जाता है। तो 1 2 3 4 चार इसके नाम हो गए। ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा इनकी बुक थी, थॉर्नडाइक की बुक थी जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस ये आप नोट कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस बुक का नाम था। ठीक है। और इन्होंने किस पे वो किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। और कैट को एक बॉक्स में रखा था। उस बॉक्स को क्या बोला गया था? पजल बॉक्स बोला गया था। क्या बोला गया था? एक मिनट में इसको शिफ्ट कर देती हूँ। हाँ जी, इसको क्या बोला गया था? पजल बॉक्स। और कैट के बाहर क्या रखी गई थी? फिश। क्या रखी गई थी? फिश। ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लेंगे। ठीक है। उसके अलावा जो है, अब हम शुरू करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है देखिए। अच्छा सा कलर लेते हैं। देखिए, ये बोलता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अनुसार सीखना या लर्निंग तब होता है जब व्यक्ति किसी काम को बार बार अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करता है। क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही ट्रायल एंड एरर एरर है। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? हमने मैथ्स में भी एक करा होता था कि आप अलग अलग तरीके लगा लगा के देखो, अलग अलग तरीके लगाओ आप, अलग अलग। कोई जो ट्राई किया उसमें एरर आया, वो नहीं फिट हुआ, ट्राई किया एरर आया, नहीं फिट हुआ, अलग अलग तरीके लगाओ, एक ऐसा मेथड आपको पता चल जाएगा जिससे वो काम हो जाएगा। तो कहते हैं जो सही तरीका होता है उसे वह सीख लेता है और गलत तरीकों को छोड़ देता है, इनको छोड़ता जाता है, ये उसका सही हो जाता है। तो ट्राई करना, गलती होना, फिर से कोशिश करना और सही तरीका मिल जाना, इट इज लर्निंग। इसमें बोला कि सीखना धीरे धीरे होता है, गलती करना, सही प्रतिक्रिया यानी करेक्ट रिस्पॉन्स धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं और गलत प्रयास कम हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो कई बार गिर रहा है, ठीक है, फिर अलग अलग तरीके से वो बैलेंस करना सीखता है, वो बैलेंस करना सीख लेता है। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया। थॉर्नडाइक ने कैट एक्सपेरिमेंट किया, बाहर इन्होंने क्या रखी? फिश रखी। इन्होंने क्या बोला? थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा। ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा। बाहर निकलने के कई लीवर थे, बिल्ली ने कई बार गलत कोशिश की, अंत में वह सही लीवर दबाकर बाहर निकलना सीख गई। इससे सिद्ध हुआ कि लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर से होती है। ठीक है। इसमें जो ये नोट्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी थी, क्योंकि ये जो शुरू की 2-3 थ्योरीज हैं वो पहले की अपडेट की हुई है। बट आई एम सो सॉरी कि इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई है। मैं जब नोट्स आपको दूंगी तो मैं ये अपडेट करके ही दूंगी। अब आप कुछ चीज़ें इसमें नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ट्रायल एंड आप नोट कर लें या तो रफ में, बट मैं पीडीएफ में ज़रूर ऐड कर दूंगी, आप इसकी टेंशन ना लें। ट्रायल एंड एरर जो हमारी थ्योरी है, इसमें इन्होंने लॉज की बात की है, प्राइमरी लॉज, मेन लॉज। मेन लॉज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज।
और तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, और जितना मुझे प्रीवियस ईयर से याद आ रहा है, हालांकि मैंने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो जनवरी में किया था, जब मैंने एचटेट से रिलेटेड वीडियोस डाली थी, तो आपका क्वेश्चन क्या था, जितना मुझे याद आ रहा है, इसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी है उसके अंदर प्राइमरी लॉ इनमें से कौन सा नहीं है। ये तीन ऑप्शन थे और एक ऑप्शन कोई और था। ठीक है, तो आपको वो बताना था। इट मीन्स बहुत इजी क्वेश्चन ये था, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके ट्रिक याद करो तो ऐसे कर सकते हो, ERE, ई से इफेक्ट, आर से रेडी, ठीक है, और ई से एक्सरसाइज। अब हम पढ़ते हैं कि ये है क्या। ये कहता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस का क्या मतलब है। इन्होंने जब इस एक्सपेरिमेंट को किया, आप एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, बिल्ली रखी, बिल्ली के काफी सारे उस बॉक्स, पजल बॉक्स के लीवर यानी कि खुलने के वो थे, बाहर फिश रखी हुई थी, उसको खाना दिख रहा था, वो अलग अलग मेथड से ट्राई कर रही थी कि वो कैसे बाहर निकले, कैसे बाहर निकले। जिससे वो नहीं खुल रहा था वो उस ऑप्शन को हटा रही थी। एक तरीका उसको मिला जिससे वो खुल रहा था, वो गेट। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, उसको उसी से उसने बार 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 फिर उस फिश को वो, मतलब उसी गेट से वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अलग अलग तरीकों से उसने ट्राई किया, ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाया। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे तीन लॉज निकाले, जिसका प्राइमरी लॉज क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि कोई भी लर्निंग जो है ना, वो लर्निंग तब तक नहीं हो सकती जब तक आप में सीखने की, लर्न करने की तत्परता ना हो, आप तैयार ना हो, है ना। अब जैसे कि अब डेली फॉर एग्जांपल मैं टारगेट्स दे रही हूँ, ठीक है, अब वो टारगेट्स आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, वो जितने भी दिन के, 30 40 50 दिन के, वो चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही आसान तरीके से ना क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको रेडी नहीं हो आप उनको लेने के लिए, आप उस काम को सीखने के लिए, ठीक है, तो तब तक आप उसको नहीं करोगे। इट मीन्स रेडीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्परता, रेडी होना चाहिए सीखने वाला। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, क्या है हमारा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि इसमें दो चीजें आएगी, लॉ, यूज, यूज एंड डिसयूज। इसका ये सब लॉज है, इसके क्या है, ये सब लॉज हैं। यूज में क्या आएगा कि जो चीज हम यूज करते जाएंगे वो हमारा बेटर होती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी चीज को यूज मतलब कि डिसयूज में है, यानी उसको अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो हम उसको भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर, अब उसको हम भूलना शुरू कर देंगे। थर्ड, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इन तीनों प्राइमरी लॉज में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इन तीनों में से है। इसका क्या मतलब है कि इसमें दो चीजें हैं लॉ ऑफ इफेक्ट में, एक है पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, एक है हमारा नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, ये कहता है कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट आया तो हम क्या होएगा, तो हमारी जो लर्निंग है वो क्या होएगी, स्ट्रेंथन होएगी। ठीक है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट आया तो वो स्ट्रेंथन नहीं होएगी, वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट लॉज हमारे इसमें रहेंगे। इसके अगर मैं एक बार फिर से आपको बोलूं तो हमारा क्या रहेगा, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ इफेक्ट में हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट ये हमारा आता है। इसमें क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट जो है उससे हमारी लर्निंग जो है, अगर हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो हमारी जो लर्निंग है वो क्या होएगी, स्ट्रेंथन होएगी। लेकिन अगर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिल रहा है तो हमें क्या होगा, तो हमें उसमें हम उसको नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या होगा कि लर्निंग हमारी अच्छी उसमें नहीं होगी। गॉट इट। उसके अलावा अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे सेकेंडरी लॉज। क्या लिखेंगे आप, सेकेंडरी लॉज लिखेंगे। जस्ट अ मिनट, मैं नोट करवाती हूँ आपको। प्लीज गिव मी वाटर बॉटल, अखिल सर।
एक मिनट में पानी पी लूँ, उसके बाद में नोट कराती हूँ। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलो, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी लॉज। हमें क्या लिखना है, सेकेंडरी लॉज। ठीक है, इसमें 4-5 सेकेंडरी लॉज रहेंगे हमारे। सेकेंडरी लॉज, देखिए सबसे पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल। अब इनके सेकेंडरी लॉज में अगर आपको इनके सिर्फ नाम भी पता है दैट इज इनफ। अब वो कैसे पूछ लेगा, आपसे बोल देगा जैसे ये 4 दे दिए आपको, ठीक है, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ये और फॉर एग्जांपल ये दे दिया, तो कह देगा इनमें से प्राइमरी लॉज कौन से हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। उसके अलावा सेकेंडरी लॉ में हमारा आ जाएगा लॉ ऑफ पार्शियल, पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। थर्ड है लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एटीट्यूड। फोर्थ है लॉ ऑफ एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। अगर इनके आपको नाम भी पता है दैट इज इनफ, इतना ज़्यादा डेप्थ में पेपर में नहीं पूछा जाता है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो मैं पीडीएफ में ज़रूर ऐड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद ही मैं इनको पीडीएफ को अपलोड करूंगी। ठीक है, अदरवाइज मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट जो है वो चैनल पे डाल दूंगी, जो भी होगा, बट हम इसको मैं ऐड ज़रूर कर दूंगी। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट जो हमारी थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, ये इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, इससे अलावा आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी क्लासिकल थ्योरी जो है पैवलोव की। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी जो है हमारी पैवलोव की, हमें ये देखनी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, पैवलोव की थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट तो क्लासिकल, अगर पूछे आपसे क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी कौन सी, पैवलोव की हो जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। उसके अलावा पैवलोव कहाँ से थे, पैवलोव रशिया से थे। ठीक है, ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, और बायोलॉजिस्ट भी थे। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट। उसके अलावा उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इस चीज में नहीं मिला, कंडीशनिंग वगैरह में नहीं मिला उनको, डाइजेशन, डाइजेशन के ऊपर, क्योंकि वो बायोलॉजिस्ट भी थे तो उन्होंने डाइजेशन पे भी काम किया था। ठीक है, तो डाइजेशन के टॉपिक पे उन्होंने काम किया, तो 1904 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी को एस टाइप थ्योरी भी बोलते हैं, एस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है, एस टाइप थ्योरी भी बोला जाता है। पैवलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग के ऊपर किया था। ठीक है, डॉग के ऊपर किया था। अब हम इसको अगर जस्ट अ मिनट, लेट मी, एक मिनट पानी पी लूं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, sorry for disturbance, now there will not be any kind of disturbance, so let's start। हाँ जी, देखिए हम कर रहे थे ये पैवलोव की थ्योरी, तो इसमें जो है रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, बायोलॉजी क्लासिकल कंडीशनिंग की इन्होंने बात की, नोबेल प्राइज इनको मिला। एस टाइप थ्योरी बोलते हैं, इन्होंने डॉग के ऊपर किया।
एक बार हम इसको रीड आउट करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार सीखना यानी लर्निंग एक प्राकृतिक नेचुरल रिस्पॉन्स को किसी नए संकेत यानी स्टिमुलस से जोड़ने की प्रक्रिया है। एक चीज को दूसरी चीज के साथ बार बार जोड़कर सीखना। पेवलोव का एक्सपेरिमेंट क्या था? पेवलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। जब कुत्ते को खाना यानी फूड दिया गया तो वह लार निकालता था, नेचुरल रिस्पॉन्स था। अब देखो बेटा क्या चीज है कि दो सिचुएशंस आपको, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक है कि विदाउट कंडीशनिंग, कोई कंडीशनिंग नहीं हुई नेचुरल रिस्पॉन्स में, नेचुरल सिचुएशन की बात है। और एक है कंडीशनिंग, कंडीशन ये है विदाउट कंडीशनिंग और ये कंडीशनिंग। ठीक है, इसको सरल भाषा में समझो, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं कि नेचुरल तरीके से, यानी एक बार कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक कुत्ता है, वो इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है, इसके सामने खाना रखा है, ठीक है, ये उसका भोजन है। तो वो जब इस खाने को देखता है ना तो उसकी लार टपकती है, ठीक है। कुत्ते को खाना मिला, उसको लार निकली, ये इसका क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। इसको बोलेंगे हम, ये जो खाना था ना ये क्या था? अनकंडीशन, यानी कि अनकंडीशनड फूड था ये। इसमें हमने कोई भी किसी प्रकार की वो नहीं करी, मतलब प्री प्लान नहीं था या बार बार नहीं किया हमने उसको, एक बार अनकंडीशनड जो है ये स्टिम्युलस रखा। अच्छा, स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स मैं बताती हूँ क्या है। स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स क्या होता है बेटा? स्टिम्युलस का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी चीज जिसको देख के आप में कोई इमोशन आए एक तरीके से, ठीक है। और रिस्पॉन्स उसको देख के आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि यही हो गया कि स्टिमुलस कुछ चीज है जो जिसको देख के आप में प्रेरणा आ रही है, वो स्टिमुलस हो गया। जैसे फूड हो गया, ठीक है, जैसे मनी हो गया। रिस्पॉन्स, अब जैसे आपको मनी चाहिए तो वो रिस्पॉन्स क्या है? आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। स्टिमुलस यानी आपको गोल, एक तरीके से एक ऐसा कारण जो आपको आगे रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करे, ठीक है। तो ये है अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस ये वाला भोजन हो गया। और जैसे उसकी लार टपकी उसको क्या बोला गया? अनकंडीशनड, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। लेकिन फिर क्या हुआ? अ, फिर क्या किया कि इधर कुत्ता है, अब हम कंडीशनड बिहेवियर की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पहले घंटी बजाई, उसने देखा अच्छा घंटी बजी, और उसके 5 सेकंड के बाद में क्या हुआ? खाना, फूड, ठीक है। अच्छा, तो वो देखेगा कि अच्छा पहले घंटी बज रही है फिर खाना आ रहा है, तो उसकी लार टपकेगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि उसको ये पैटर्न दिखेगा, वो उसके दिमाग में आएगा कि अच्छा जब घंटी बजती है तो खाना मिलता है। उसके बाद में एक टाइम आ जाएगा कि सिर्फ घंटी बजने से ही उसकी लार टपकने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे की एलिमेंट्स क्या है? अनकंडीशन, सबसे पहले हमने दो सिचुएशन देखी, पहले वाली अनकंडीशन, अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चारों टर्म पता होनी चाहिए। ये भोजन है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स लाराना, ठीक है, यूसीएस और यूसीआर। लेकिन बाद में कंडीशन स्टिमुलस क्या है? अब हम सिर्फ घंटी बजा रहे हैं आखिर में, और घंटी सुनकर ही, ये घंटी क्या है? उसका कंडीशन स्टिमुलस है, और घंटी सुनकर ही उसकी लार टपक रही है, दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। वेरी वेरी आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर इसमें कोई चीज पेंडिंग है तो लेट मी चेक, ठीक है। ये डॉग पे किया गया है और स्टिमुलस, ठीक है। घंटी और उसको खाना दे रहे हैं हम, तो उसको ये बार बार ऐसा करने से उसका यही कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपने समझनी है। उसके अलावा जो है कंडीशनड स्टिमुलस क्या हो जाएगा बेटा? कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस ये हमारा फूड और बेल हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिस डब्बे के अंदर उस कुत्ते को बंद कर रखा था, उस डब्बे का क्या नाम था? उसको बोला गया था हॉफमैन मशीन। क्या बोला गया था? हॉफमैन मशीन। अच्छा, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, पेवलोव की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था साइकोपैथोलॉजी एंड साइकेट्री, ये इनकी बुक का नाम था, ठीक है। उसके अलावा जो है एक और एग्जाम्पल, जैसे कि पहले घंटी सिर्फ आवाज थी, लेकिन अब घंटी सुन के बच्चों को अब कंडीशन हो गया, उनका कंडीशन स्टिमुलस मिल रहा है। घंटी बजी, उनको बच्चों को पता चल गया कि पीरियड चेंज हो गया।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे ही दौड़ते रहते थे गिल्ले फर्श पे भी, तो हमें पता नहीं था। तो गिल्ले फर्श पे जैसे हम गिर गए ना, एक बार गिर गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारे ब्रेन की क्या होगी, कंडीशनिंग हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद में जब भी गिल्ला पत्थर होता है तो हम बहुत ध्यान से चलते हैं। ठीक है, वो क्या है, हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स है। समझ में आ गई बात। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बताती है कि हम सीखते हैं जब हम किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को किसी नए संकेत यानी स्टिमुलस से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेवलोव की थ्योरी है उसको एस थ्योरी इसीलिए बोला जाता है कि पेवलोव ने किस चीज पे फोकस किया। उन्होंने बोला कि भाई स्टिमुलस जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये दो थ्योरीज आपको समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें तो आपको चार चीजें मेनली पता होनी चाहिए, यू सी एस, यू सी आर, ये पहले की है। उसके बाद में सी एस और सी आर होता है। होफमैन मशीन है, किस पे किया, कुत्ते पे, पेवलोव ने कुत्ते पे किया उस मशीन को। ये बोला था, इनकी बुक का नाम ये था। ठीक है, इन्होंने फोकस किस पे किया, स्टिमुलस पे किया, स्टिमुलस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक है ओपरेंट कंडीशनिंग। थर्ड थ्योरी है हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, स्किनर ने दी है। ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, स्किनर ने। इसको क्या बोला जाता है, इसको आर थ्योरी भी बोला जाता है। आर थ्योरी यानी कि ये रीइंफोर्समेंट वगैरह पे बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद में स्किनर की, इसको आर थ्योरी भी बोलते हैं, इसको रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स थ्योरी भी बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा इसको री इन्फोर्समेंट थ्योरी भी बोला जाता है। आर थ्योरी हो गया। इन्होंने स्किनर ने बोला था, स्किनर ने क्या बोला था, स्किनर की बोला था कि जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज होती है ना वो किस प्रकार होती है, वो होती है इमिटेशन पे, नकल पे, एंड री इन्फोर्समेंट पे। नकल वो वाली नकल नहीं, मतलब कॉपी, री पे। ये इन्होंने बोला था। इसके अलावा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था पूछता है, तो आपको बोलना है रेट पे एंड पीजन पे इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। स्किनर ने क्या बोला था, स्किनर ने बोला था कि टीचिंग, मतलब इन्होंने टीचिंग और लर्निंग जो है, टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड कुछ बोला। बोला कि ये दोनों किससे, एजुकेशनल, एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने टीचिंग मशीन, टीचिंग मशीन जो है क्लासरूम में, टीचिंग मशीन इन क्लासरूम, ये भी इन्होंने पॉपुलराइज करी थी। ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो द साइकोलॉजी जो है, द साइकोलॉजी इज द मोस्ट बेसिक साइंस ऑफ एजुकेशन, मोस्ट बेसिक बेसिक साइंस, साइंस ऑफ एजुकेशन। ये किन्होंने बोला है, स्किनर ने बोला है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने दो तीन चीजें इन्होंने बोली है। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। जस्ट अ मिनट। देखिए बेटा, कंटिन्यूस स्क्रीन से थोड़ा सा इशू रहता है। 2-3 मिनट के लिए ब्रेक, आप लोग भी कंटिन्यूस पढ़ते हो, स्क्रीन ज़्यादा कंटिन्यूस मत देखा करो। टेक केयर ऑफ योर आईज। लगातार स्क्रीन देखने से आंखें बिल्कुल ऐसे हो जाती है, एक बार के लिए सब कुछ दिखना ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल। तो 2-3 मिनट के लिए अपनी आईज को ब्लिंक करें और थोड़ा रेस्ट दें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं अब हम। पहले हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ इन इजी। हाँ ये देखो यही है इसमें मेन पॉइंट्स। तो चलो इसको पढ़ते हैं, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये स्किनर ने दी, पहली बात हमने देख ली। इन्होंने क्या बोला कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के अनुसार लर्निंग जो है वो व्यक्ति के व्यवहार, बिहेवियर के परिणामों पर निर्भर करता है। जिस काम पर इनाम मिलेगा हम उसे दोहराते हैं, जिस पर सजा मिलेगी हम उसे कम करते हैं। इसका मतलब इसमें इसको आर थ्योरी, आर थ्योरी क्यों बोला गया है,
रिस्पॉन्स थ्योरी या रीइंफोर्समेंट थ्योरी क्यों बोला गया इसको? कि क्योंकि इसके अंदर जो है हम लोग जो चीज़ें हमें सही लगती है या जिस पे हमें मतलब कुछ रिवॉर्ड मिलेगा या कुछ अच्छा मिलेगा हमें, ठीक है, हम उसी उसी चीज़ को करेंगे। यानी कि लर्निंग किस पे डिपेंड कर रही है? व्यवहार, बिहेवियर के, व्यक्ति के व्यवहार के परिणामों पर निर्भर करती है। क्या कहते हैं ये? कि बिहेवियर जो है परिणामों से नियंत्रित होता है। कि परिणाम क्या रहेगा उससे क्या डिसाइड होता है? हमारा बिहेवियर डिसाइड होता है। रिवॉर्ड जो है, रिवॉर्ड से क्या है? व्यवहार इंसान का मजबूत होता है। पनिशमेंट से व्यवहार जो है वो कमजोर होता है। और सीखना कर करके सीखना, इन्होंने बोला। इन्होंने किस पे किया? मैंने बोला चूहों पे और कबूतरों पे अपना ये किया। चूहे को एक बॉक्स में रखा गया, स्किनर बॉक्स, अंदर लीवर था, लीवर दबाने पर उसको फूड मिलता, रिवॉर्ड मिलता। तो चूहा, क्योंकि उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, देखो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? री की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की। इस थ्योरी में इन्हीं पे बात की गई है। तो कहते हैं चूहा बार बार, क्योंकि उसको खाना मिल रहा है, खाना मिलना उसके लिए क्या है? रिवॉर्ड है। तो रिवॉर्ड मिल रहा है, इसलिए वो क्या है? लीवर दबाना सीख रहा है और बार बार वो सीख गया। इसका मतलब कि इनाम मिलने पर व्यवहार को दोहराया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना वो क्या रहेंगे बेटा? दो चीजें हैं। मेन थिंग्स क्या क्या है? री इन्फोर्समेंट यानी कि, लाइट बंद हो गई, एक मिनट। आज काफी डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में, जस्ट मिनट। हाँ जी, तो देखिए, ये कहते हैं कि री इन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट हिंदी में अगर हम देखें तो इसको बोलेंगे हम पुनर्बलन, पुनर्बलन और दंड। ये भी दो टाइप के होते हैं। एक है पॉजिटिव, पॉजिटिव री और एक है नेगेटिव री। उसी प्रकार दो टाइप की ये है, दो टाइप की रहेगी। पॉजिटिव, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ये कहता है कि जैसे कि कंसेप्ट रीइंफोर्समेंट व्यवहार बढ़ाने के लिए, इसमें इस थ्योरी में मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है। रीइंफोर्समेंट की वो बात कर रहा है, कहते हैं व्यवहार बढ़ाने के लिए। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, जैसे कब होता है ये? जब आप अच्छे अंक पर बच्चों को शाबाशी देते हैं, स्टार बनाते हैं, मॉनिटर देते हैं, ठीक है, वेरी गुड लिखते हैं, तो ये क्या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। इसमें अप्रिशिएट किया जाता है, इसके अंदर क्या अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा होएगा तो वो क्या करेगा? जैसे उसको फूड मिलना रिवॉर्ड था, तो वो उसको करना सीख गया, यानी कि लर्निंग हो गई। यानी कि जब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है हमें, जब हमें अप्रिशिएशन मिलती है, अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, तब हम क्या करते हैं? तब क्या होता है? तब हमारी लर्निंग अच्छी होती है। ठीक है, फिर है लर्निंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या है कि ये हमेशा रीइंफोर्समेंट है ना बेटा, ध्यान रखना, ये हमेशा हमेशा हमारी लर्निंग को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो या पॉजिटिव, ये हमेशा हमारी लर्निंग को क्या करता है? बढ़ाएगा, हमेशा के लिए याद रखो। ठीक है, हमेशा बढ़ाएगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे? जैसे कि अप्रिय चीज हटाना, होमवर्क पूरा करने पर डांट से बचना। कि वो जैसे कि डांट पड़ना, डांट पड़ रही है, जैसे डांट पड़ना, तो बेटा अब पेन मतलब वो डांट ना पड़े, उसके लिए आप होमवर्क कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि डांट से बचने के लिए आप होमवर्क कर रहे हो, बट आप होमवर्क तो कर रहे हो ना, लर्निंग तो आपकी बढ़ रही है ना। तो डांट से, पिटाई से, ठीक है, थोड़ी सी औरों के सामने इंसल्ट हो, इन चीजों से बचने के लिए जब आप कुछ एफर्ट लगाते हो, जब आप कुछ काम करते हो, तब जो लर्निंग होती है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव री से हुई लर्निंग। आई होप समझ में आ गया। उसके बाद में पनिशमेंट यानी दंड। व्यवहार कम करने के लिए हमेशा जो पनिशमेंट है वो क्या करेगी? आपकी इसको डिक्रीज करेगी। आपकी जो लर्निंग है, लर्निंग को
हमेशा क्या करेगी, रिमूव डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, घटाएगी। कैसे? जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे इसमें आपने सिर्फ इसमें एक बार के लिए वार्निंग दे दी। नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट का क्या मतलब है कि आपने एक बार के लिए वार्निंग दे दी, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब है कि आपने एक्शन भी ले लिया उसके खिलाफ। ठीक है? तो इन चीजों में क्या होता है, लर्निंग घटती है। आपको हमेशा याद रखना है कि पनिशमेंट में चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट है चाहे वो नेगेटिव, लर्निंग हमारी डिक्रीज होती है और रीइंफोर्समेंट में इंक्रीज होती है। ये क्या कहता है, शरारत करने पर जैसे बच्चे को सजा मिलना, तो क्या हो जाएगा हमारा, सजा मिलना हमारी इसको क्या करेगा, लर्निंग को डिक्रीज करेगा। उसके अलावा एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो टीचर शाबाशी देता है, दैट इज बच्चा मेहनत और करता है। ठीक है? समय पर होमवर्क करने पर सराहना मिलती है तो आदत बन जाती है। गलत व्यवहार करने पे जो बात न मानी जाए तो सजा मिलती है तो व्यवहार कम हो जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया। बेसिकली आपको इसमें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्या? कि जो हमारी री है और हमारा जो पनिशमेंट है, इसके दो टाइप, इसके दो टाइप, ये प्लस करता है ये माइनस करता है। ठीक है? इज इट क्लियर? उसके अलावा फिर हमारी आई थिंक ये फोर्थ थ्योरी है। ठीक है? फोर्थ थ्योरी देखते हैं क्या कहते हैं, री थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने दी? हुल ने दी है। ठीक है? ये क्या कहते हैं, हुल गिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी। उन्होंने बोला कि लर्निंग जो है वो बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट होती है एंड नीड रिडक्शन की वजह से होती है। क्या मतलब हुआ कि हुल के अनुसार सीखना पुनर्बलन के साथ में, मतलब बार बार आप उस चीज को कर रहे हो, और उसके अलावा आवश्यकता की पूर्ति, नीड रिडक्शन के कारण होती है कि आपको उस चीज की नीड है, तो आप उस चीज से, मतलब आप उस चीज को सीख रहे हो। जैसे कि इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इस थ्योरी को ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एंड नीड रिडक्शन थ्योरी भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ये किसको बोला जाता है? ये हुल की थ्योरी को, हुल की रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बोला जाता है। मेन आइडिया इन्होंने क्या बोला, जैसे कि किसी पर्सन को नीड हुई, उसको भूख लगी या उसको प्यास लगी, मतलब एक ड्राइव, यानी कि एक अभिप्रेरणा आई, उसके अंदर एक प्रेरणा आई, जैसे उसको भूख लगी। ठीक है? तो लर्नर जो है वो परफॉर्म करेगा एक एक्शन करेगा, वो एक काम करेगा उस ड्राइव को, उस अभिप्रेरणा को पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए। इफ द एक्शन सेटिस्फाइड द नीड, अगर उस एक्शन से उसकी नीड, उसकी जो जरूरत थी, जैसे उसको प्यास लगी थी, अगर वो उसकी संतुष्ट होगी, इट गेट्स रीइंफोर्स्ड एंड लर्निंग टेक्स प्लेस। अगर ऐसा हो जाता है तो उसका व्यवहार जो है वो मजबूत होता है और वो सीख जाता है कि हाँ, जब जब उसको फॉर एग्जांपल प्यास लगती है तो उसको पानी पीना होता है, तो ये उसने लर्न कर लिया। तो इसमें ये प्रोसेस है, ये आपने याद रखना है। NDRRL, NDRRL क्या रहता है कि सबसे पहले आपको किसी चीज की जरूरत होगी। ठीक है? जरूरत होगी, उसके बाद में आवश्यकता, उसके बाद में आपको प्रेरणा मिलेगी, फिर आप कुछ रिस्पॉन्स करोगे, फिर आप उस चीज का पुनर्बलन करोगे और आपकी लर्निंग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ड्राइव यानी कि इंटरनल टेंशन ड्यू टू द नीड, आवश्यकता से उत्पन्न तनाव कि भाई हाँ मुझे ये चीज चाहिए, जैसे भूख लगी है, वो आपकी अभिप्रेरणा आपके अंदर जागी है। रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड, जो कि आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। हैबिट स्ट्रेंथ, जो कि आपकी लर्न बिहेवियर को क्या करता है, स्ट्रोंग। और नीड रिडक्शन यानी कि आपकी जरूरत जो थी, आवश्यकता जो थी, वो आपकी पूर्ण हो गई। अगर इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखें तो क्या रहेगा कि रीइंफोर्समेंट जो है वो लर्निंग को क्या करती है, बढ़ाती है। जैसे कि रिवॉर्ड जो है वो मोटिवेट करते हैं बच्चे को, इमीडिएट फीडबैक भी हेल्प करता है, तो ये सब चीजें होगी। ठीक है? जैसे कि एक अगर भूखा चूहा था, उसने लीवर को प्रेस किया तो उसको खाना मिला, तो फूड से उसकी भूख कम हुई, तो लीवर प्रेसिंग उसने सीख लिया। क्या सीखा उसने? लीवर प्रेसिंग। ठीक है? वो उसने करना सीख लिया। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, ये कि लर्निंग जो है वो किस पे, पुनर्बलन पर आधारित है। नीड, इन्होंने किस किस पे, नीड रिडक्शन पे बात करी है। ठीक है? उसके अलावा इन्होंने रीइंफोर्समेंट पे इन्होंने बात करी है। ठीक है? नीड नेसेसरी है, रिवॉर्ड जो है वो स्ट्रेंथन करता है बिहेवियर को, रिपीटिशन जो है वो क्रिएट करता है हैबिट स्ट्रेंथ को। ठीक है? और मोटिवेशन तो जरूरी है, ये सब इन्होंने बोला है। उसके अलावा फिर अपनी सिक्स्थ थ्योरी है, दैट इज साइन लर्निंग थ्योरी ऑफ टोलमैन। ठीक है? ये क्या कहता है, ये इन्होंने टोलमैन ने दी साइन लर्निंग थ्योरी, किस, जो कि बीच की थ्योरी है, इन बिटवीन बिहेवियरिज्म,
बिहेवियर की और कोग्निटिज्म के बीच की है। उन्होंने क्या बोला कि लर्निंग सिर्फ एक एस आर कनेक्शन नहीं है, ये एस और आर इसका सिर्फ एक बीच का कनेक्शन नहीं होता है। लर्नर जो है वो साइंस, मीनिंग्स, डायरेक्शन, रिलेशनशिप्स, इन सारी चीजों को भी एनवायरनमेंट से लेता है। उन्होंने इस थ्योरी को, उन्होंने क्या बोला है इसको, पर्पसिव, इस थ्योरी को क्या बोला जाता है, पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी बोला गया है, क्योंकि बिहेवियर जो है वो हमेशा किस, बिहेवियर का हमेशा एक गोल होता है। उन्होंने बोला कि अधिगम केवल एसआर का संबंध नहीं है, ये सिर्फ ये व्यक्ति के वातावरण के संकेत, दिशाओं और संबंधों को भी समझकर होता है। ठीक है, ये हम कर रहे हैं हमारी साइन लर्निंग थ्योरी ऑफ द टोलमैन। इसके अंदर आपको क्या, इसमें इन्होंने बोला, अगर मैं इसका मेन पॉइंट्स अगर आपको मैं नोट करवाऊं तो देखिए बेटा क्या रहेगा। टोलमैन स्कूल में बेटा बेटा बोल के आदत पड़ के, बट आई थिंक यू ऑल आर ओल्डर देन मी, आई एम सो सॉरी, बट हैबिट हो गई है। देखिए टोलमैन की जो ये थ्योरी है, साइन लर्निंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, ठीक है, तो क्या रहेगा इसमें, इन्होंने क्या बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एम या फिर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एम या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसको मैंने बोला पर पहला पॉइंट यही है, ठीक है, कि साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी, आपको झट से याद होना चाहिए, टोलमैन ने दी। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि कोई एम या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, दो बात क्लियर। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने इसको रिवॉर्ड थ्योरी भी बोलते हैं हम लोग, इसको रिवॉर्ड थ्योरी भी बोला जाता है। उसके अलावा चौथी बात, इन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, रैट यानी चूहों पे किया, चौथी बात। पांचवी बात क्या, इन्होंने एक उस बुलबुलैया, इन्होंने चूहा जैसे जो हम लोग खेलते थे ऐसे कुछ करके उनकी वो थी, इन्होंने यहाँ पे चूहा रख दिया था, ठीक है, और ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे कुछ जाना था। उन्होंने क्या किया था बेटा, तीन चीजों पे तीन ग्रुप बनाए थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में क्या किया कि चूहा जो था और सामने खाना खाना रखा था, तो चूहा बहुत जल्दी से यहाँ पे पहुंच गया ग्रुप 1 में, ठीक है, खाना था तो ये जल्दी से इसको यहाँ पे निकल गया, क्यों, क्योंकि वहां पे उसको रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक है। उसके सामने एक एम था, एक गोल था कि भी हाँ मुझे वो खाना लेना है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में क्या किया, उन्होंने कोई फूड नहीं रखा। दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया दूसरे टाइप ऑफ चूहों पे, दूसरे ग्रुप पे, तो वहां पे कोई फूड नहीं था, तो चूहा वहां पे भटकता रहा, यानी कि बिना गोल के आदमी क्या रहता है, भटकता रहता है, तो चूहे भटकते रहे। तीसरी चीज जो है, उन्होंने भोजन जो है वो कभी तो रखा और कभी नहीं रखा। इसका इसमें तो क्या हुआ, तो ग्रुप 1 से भी जल्दी ग्रुप 3 में वो लोग जल्दी वो निकल गए, ठीक है। तो ये सारी इसके अंदर वो चीज थी। अभी ये क्या कहता है, इसमें पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है अभी हम वो पढ़ते हैं। कहते हैं कि इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यवहार किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु होता है। सेंट्रल आइडिया क्या है कि लर्निंग जो है वो एनवायरनमेंट को, सबसे पहले एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना होता है, साइंस और सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करना होता है, कोग्निटिव मैप जो है वो बनाना होता है, और गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, यही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इसके, ठीक है। तो इन्होंने बोला बिना रीइंफोर्समेंट के भी लर्निंग हो सकती है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। इन्होंने बोला कोग्निटिव मैप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म्ड इन द लर्नर्स माइंड, कि वातावरण का एक मानसिक नक्शा जो है वो व्यक्ति के मन में बनता है, कि भाई उसको कैसे कैसे काम करना है, कहाँ कहाँ से उसको जाना है, एक माइंड उसमें मैप उसके ब्रेन में बन जाता है, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट जो है वो क्लासरूम की लोकेशन को करता है, स्कूल की गेट को, लाइब्रेरी के पाथ को, ठीक है, बिना रट्टा मारे ही वो एक मैपिंग बना लेता है कि इधर को जाना है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ये चीज होगी। तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन उसका क्या था, उन्होंने बोला कि कोई भी जो लर्नर है वो क्या बनाता है, पहले कोग्निटिव मैप बनाता है। उसके बाद में उन्हें, जैसे इनकी थ्योरी का नाम ही साइन लर्निंग थ्योरी है, तो उन्होंने बोला कि लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड करता है साइंस एंड रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ मियरिंग फॉर्मिंग हैबिट, कि व्यक्ति केवल आदतें नहीं सीखता बल्कि वो संकेत और संबंधों को भी समझता है, कि उसको संकेत मिला चूहे को कि अच्छा उधर खाना है, तो वो उनको समझता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक बच्चा है वो रेड लाइट को देखता है, तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है कि रेड लाइट एक साइन है जिसका क्या मतलब है कि आपको रुक जाना है,
ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर पर्पसिव बिहेवियर, क्योंकि इस थ्योरी को पर्पसिव बिहेवियर भी बोलते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हर बिहेवियर का एक पर्पस होता है, एक गोल होता है। स्टूडेंट स्टडी टू पास एग्जाम, गोल क्या है कि एग्जाम पास करने, इसलिए बच्चे क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। लेटेंट लर्निंग, गुप्त अधिगम, लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ। ठीक है, छिपा हुआ। कहते हैं कि लर्निंग जो है वो अक्कर होती है विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट एंड अपीयर्स लेटर व्हेन नीडेड, कि ऐसा अधिगम भी है जो बिना पुनर्बलन के होता है और बाद में आवश्यकता पड़ने पर प्रकट हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में सेव है एंड अगर हमें वो लर्निंग हमने कर ली है, छिपी हुई है, वो जब भी हमें उसकी जरूरत होगी हम उसको सीख लेंगे। ठीक है, जैसे कि अ चाइल्ड लर्न मोबाइल के फंक्शन, एक बच्चा सीखता है अपने पेरेंट्स को देख करके, जबकि कोई डायरेक्ट टीचिंग नहीं होती कि फोन ऐसे खुलता है और इस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने टोलमैन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उसको क्या बोला गया था, इसको मेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, तो वो क्या थी, मेज, मेज बोला गया उसकी, वो जो वो था। ठीक है, जो बुलबुलैया थी उसको मेज बोला गया। तो टोलमैन ने रैट्स को मेज के अंदर रखा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिवॉर्ड ग्रुप वन को हर रोज दिया। ठीक है, ग्रुप टू को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया और ग्रुप थ्री को रिवॉर्ड दिया कुछ टाइम के बाद में, कभी दिया कभी नहीं दिया। तो रैट्स जो हैं वो डेवलप, उन्होंने नॉलेज ऑफ उनको पाथ हो गया, और अनरिवॉर्डेड रैट्स जो थे उन्होंने भी मेज को सीख लिया, लेकिन कहता है रिवॉर्ड ने परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव करी बट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लर्निंग जो है वो बिना री के भी हो सकती है। रैट्स ने कोग्निटिव मैप्स बनाए, लर्निंग जो है वो कोग्निटिव है, बिहेवियर जो है वो गोल ओरिएंटेड होता है। जरूरी नहीं है कि आप री करेंगे, कोग्निटिव मैप बनाना जरूरी होता है, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होता है। अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो इन्होंने कोग्निटिव लर्निंग की बात की टोलमैन ने, थॉर्नडाइक ने बोला ट्रायल एंड एरर होता है। इन्होंने बोला समझना जरूरी है, इन्होंने बोला कि नहीं प्रैक्टिस जरूरी है। इन्होंने क्या बोला कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, इन्होंने बोला नहीं एसआर का कनेक्शन होता है। इन्होंने बोला कि कोग्निटिव मैप बनाना है, ये कहते हैं नहीं लॉ ऑफ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ये कहते हैं री जरूरी नहीं है, ये कहते हैं नहीं री जरूरी है। ये डिफरेंस था। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बेटा देखो, साइन लर्निंग थ्योरी, कोग्निटिव मैप, ये वर्ड्स जहां भी आएंगे ये इट इज टॉकिंग अबाउट द टोलमैन। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरी यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में आई थिंक नॉर्मल सी थ्योरीज है जिनका हमें बेसिक बेसिक सा पता होना चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा जो है इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी। बहुत ज़्यादा मुश्किल थ्योरी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है सोशल लर्निंग। ठीक है, समाज से सीखना। बंडूरा ने दी सोशल लर्निंग थ्योरी, उन्होंने बोला कि कोई भी लर्निंग जो है वो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, देख करके, इमिटेशन करके, कॉपी करके, और मॉडलिंग यानी जो एक बंदा काम कर रहा है उसको देख करके हम कर रहे हैं, दैट इज मॉडलिंग। इन चीजों से भी लर्निंग होती है। A person learns by watching the behavior of other and its consequences। ठीक है, बंडूरा ने बिलीव किया कि लर्निंग जो है वो सोशल एनवायरनमेंट में होती है। ही इज टॉकिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पीपल। कोई बोल रहा है कि स्टिमुलस दो उससे लर्निंग होगी, कोई कह रहा है री दो, कोई कह रहा है नहीं रिवॉर्ड दो, कोई कह रहा है कि नहीं मतलब आप उसको अलग अलग तरीके से करने दो, ठीक है ट्राई करने दो। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग, बट सोशल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय बंडूरा टॉक्स अबाउट कि हम समाज से सीखते हैं, हम देख करके सीखते हैं, हम कॉपी करके सीखते हैं। गॉट इट। ठीक है, तो अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग थ्योरी दिया, उनके अनुसार व्यक्ति इन चीजों से सीखता है। और ये हमने देख लिया, वातावरण में, सामाजिक वातावरण में अधिगम होता है। उन्होंने बोला कि चिल्ड्रन and adults learn new behavior by observing other person even without direct reinforcement। बिना प्रत्यक्ष पुनर्बलन के भी सीखना हो सकता है। इन्होंने बोला ऑब्जर्वेशन लर्निंग, दूसरों को देख करके सीखना। ठीक है, जैसे माता पिता को देख करके बच्चा अभिवादन करना, नमस्ते करना सीखता है। गॉट इट। इमिटेशन यानी दूसरे को कॉपी करना, जैसे कि चिल्ड्रन जो है वो टीचर्स को बोलने के तरीके से दूसरों के व्यवहार की नकल करना, जैसे बच्चे जो है शिक्षक के बोलने की शैली की नकल करते हैं। उसके अलावा मॉडलिंग, एक पर्सन जो है whose behavior is observed and copied, यानी एक पर्सन है जिसको देख करके दूसरे लोग सीख रहे हैं, ठीक है उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो मॉडलिंग हो गया। जैसे कि जिस व्यक्ति को, जैसे विद्यार्थी जो है वो टीचर जैसे करता है वैसे ही करते हैं, क्योंकि वो उनको
आदर्श मान रहा है। उसके अलावा विकेरियस रीइंफोर्समेंट, यानी कि ये बोल रहा है कि इफ स्टूडेंट अ पर्सन लर्न्स बाय सीइंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट गिवन टू अदर्स, फॉर एग्जांपल अगर क्लास में एक बच्चा डिसिप्लिन में था और उसको टीचर ने क्या दिया, री अवार्ड दिया, ठीक है, उसको अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट ऑफ डिसिप्लिन, और बच्चों ने उस चीज को देखा, लर्न किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन से उन्होंने सीखा, इट इज विकेरियस रीइंफोर्समेंट। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आप ये करो कि डिसिप्लिन में रहो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो उस चीज से सिखा रहे हैं, नहीं, ये एक मतलब पर्टिकुलर रीइंफोर्समेंट नहीं है, बट ये देख करके बच्चा सीख रहा है इसको। तो एक व्यक्ति को दंड या पुरस्कार मिला तो इसको परोक्ष पुनर्बलन बोलेंगे, ठीक है। तो अनुशासन के तो अन्य विद्यार्थी भी क्या है, अनुशासित हैं। सेल्फ एफिकेसी, यानी कि खुद की एबिलिटी में, वंस बिलीव टास्क सक्सेसफुली, खुद में एक विश्वास रखना कि कहीं, तो इसमें भी इंसान जो है वो लर्न करता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, बोबोडोल पे किया, किस पे, बोबोडोल पे किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि प्रोसीजर क्या था, कुछ बच्चे जो है वो एग्रेसिव अडल्ट मॉडल, दो मॉडल दिखाए बच्चों को, एक ग्रुप को दिखाया जो एग्रेसिव थी, ठीक है, दूसरी थी जो नॉन एग्रेसिव थी बच्चों को। लेटर जो लेटर क्या हुआ, बच्चों को उस डोल के साथ में खेलने के लिए अलाउ किया गया। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि जो बच्चे, चिल्ड्रन जिन्होंने एग्रेसिव बोबो डोल को देखा था वो भी एग्रेसिवली बिहेव करने लग गए, और जो नॉन एग्रेसिव बोबो डोल को देख रहे थे तो वो भी वैसे ही बिहेव करने लगे। यानी कि क्या हुआ कि बच्चों को आक्रामक और शांत मॉडल दिखाए गए, तो जो आक्रामक व्यवहार देखा तो वो भी वैसा ही करने लगे। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा देख करके सीखता है, ऑब्जर्व करता है, इमिटेट करता है, कॉपी करता है। तो उन्होंने चार प्रोसेस बताए, पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड फिर मोटिवेशन। ARM, अरम, अरम से याद रखेंगे, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो बंडूरा और स्किनर के ये डिफरेंसेस है कि ये ऑब्जर्वेशन से सीखता है, सोशल इम्पोर्टेंट है, कॉग्निटिव फैक्टर्स भी इन्होंने लिए, मॉडलिंग इम्पोर्टेंट है। बट स्किनर ने अलग बातें की है, उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात की है, रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और ये सब ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट इनका बोबोडोल पे था, सोशल लर्निंग बंडूरा ने दी, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो गई, ठीक है। ओन एबिलिटी में सेल्फ एफिकेसी आ गई, अगर किसी को अवार्ड मिल रहा है उसको देख के सीख रहे हैं तो विकेरियस रीइंफोर्समेंट हो गया। गॉट इट बेटा। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है गैगने की थ्योरी। इसमें शायद स्टेजेस होती हैं कुछ, और शायद इसी से ही आपका पीवाईक्यू भी था, स्टेजेस से क्वेश्चन था। रॉबर्ट गैगने ने आपको क्या दी, ये थ्योरी दी, जस्ट मिनट, हाँ, इसके बाद में हमारी छोटे छोटे पॉइंट्स बचते हैं, छोटी छोटी थ्योरीज हैं, बस शायद यही इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में नहीं है, ठीक है। मैं पानी पी लूँ, आप भी थोड़ा सा 2 मिनट ब्रेक ले लो। हाँ जी। रॉबर्ट गैकने ने हायरार्की से पता चल रहा है कि पहले कोई एक लेवल होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, इस तरीके से हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई। उन्होंने बोला कि लर्निंग जो है ना वो सीक्वेंस में होती है और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ एकदम से लर्निंग हो जाएगी। इन्होंने बोला पहले ये लेवल हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एक तरीके से एक सीक्वेंस में चलती है लर्निंग, ठीक है, सीक्वेंस में होती है और ऑर्गेनाइज मैनर में होती है। तो डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स रिक्वायर डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल कंडीशंस। उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर आपको अलग अलग लर्निंग आउटकम चाहिए तो आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस कंडीशंस अलग अलग देनी पड़ेगी। तो उनके अनुसार अधिगम जो है वो सरल से जटिल की ओर जाता है, और अलग अलग विभिन्न प्रकार के अधिगम के लिए अलग अलग शिक्षण परिस्थितियां भी आवश्यक होती है। मेन आइडिया क्या है कि भाई स्टेप बाय स्टेप होती है, और ये कॉम्प्लेक्स लर्निंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है कि पहले आप सिंपल लर्निंग को अच्छे से सीख लो। उसके बाद में इन्होंने टाइप्स क्या बोला, इन्होंने बोला 8 टाइप्स है। ये टाइप्स जो है ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स पे, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या कहता है, सिग्नल लर्निंग, क्या कहता है, सॉरी, सिग्नल लर्निंग, कि लर्निंग जो है वो सिग्नल से या कंडीशनड रिस्पॉन्स से होती है। जैसे कि अगर स्कूल की बेल
यानी कि एक बेल जो है वो एक क्या है, साइन है। ठीक है, साइन मिला तो आप क्लास के लिए प्रिपेयर होगे कि नया टीचर अभी आएगा। ठीक है, तो संकेतों के माध्यम से हम इसमें सीखते हैं। उसके बाद में दूसरा है स्टिम्युलस, स्टिम्युलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसमें क्या आएगा कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो है वो आता है स्पेसिफिक स्टिमुलस से। जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसको आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, हमारा साइन हो गया, उसके बाद में एस आर हो गया, उसके बाद में आता है चेन। आप चेनिंग करते हो कि आप अलग अलग रिस्पॉन्स को, अलग अलग रिस्पॉन्स को एक सीक्वेंस में लगाते हो। जैसे कि एक पैराग्राफ, पहले आपने सेंटेंस लिखना, वर्ड्स सीखे, फिर आपने सेंटेंस बनाना सीखा, फिर आप पैराग्राफ सीख रहे हो। तो ये क्या होगी, एक चेन होगी, चेन टू चेन आप सीख रहे हो। ठीक है, गॉट इट। उसके बाद में है वर्बल एसोसिएशन। फोर्थ पॉइंट क्या है, वर्बल एसोसिएशन, कि आप वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना सीख रहे हो, कि लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जैसे कि पहाड़े याद करना। ठीक है, ये चीजें। उसके बाद में आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कि लर्निंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलस, कि भाई अलग अलग स्टिमुलस होता है, वो अलग अलग हमें उस पर रिस्पॉन्स करना होता है। जैसे आप बी एंड डी, ये अलग अलग स्टिम्युल है, तो इसमें आप डिफरेंस करना सीखते हो, तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग सीख रहे हो आप। उसके अलावा आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। सिक्स्थ क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई आप एक ऑब्जेक्ट जैसे ट्राइंगल है तो उसका कॉन्सेप्ट आपने सीखा। ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई जो ट्रायंगल्स होती हैं उस सभी ट्रायंगल का जो जोड़ होता है एंगल्स का कितना 180 होता है, तो आप कॉमन वो चीज कंसेप्ट आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा रूल लर्निंग, कि भाई आप कंसेप्ट को कंबाइन करके रूल्स बनाते हो, जैसे कि ग्रामर के रूल्स हो गया। इन फिर हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि रूल्स और कंसेप्ट को लगा करके आप नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज आपको जस्ट ध्यान रखनी है कि आप इसकी सीरीज हायरार्की ध्यान रखो। पहले साइन, एसआर, चेन, वर्बल, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको बस यही ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा फिर आते छोटी छोटी थ्योरीज है। देखो अब अपनी 3-4 थ्योरी है, काफी लंबा हो गया लेसन, पर कोई नहीं, आप तो डबल स्पीड करके भी देख सकते हो, कोई बात नहीं। देखो अगला टॉपिक है हमारा इनसाइट थ्योरी। कोहलर ने दी, वर्ड से ही पता चल रहा है बेटा, क्या कह रहे हैं कि लर्निंग इनसाइट, एक अंदर से आपके अंदर एक अचानक से कोई समझ आई। ठीक है, सडन आपके अंदर कोई इनसाइट आई, तो क्या हुआ कि उससे भी आप चीजें सीख जाते हो। कोई इसमें ट्रायल एंड एरर नहीं होता, सारी सिचुएशन एक एक वंस ऑन द स्पॉट भी आप समझ सकते हो, पूरी स्थिति भी एक साथ समझी जा सकती है। और ये जो हमारे इसमें जेसल्ट जो साइकोलॉजी है उससे रिलेटेड है। उस जेसल साइकोलॉजी के फादर भी कौन थे, कोलर ही थे शायद, मैंने आपको करवाया भी था। ठीक है, इन्होंने चिंपैंजी पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो गई थी सडनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। प्रॉब्लम को समझ करके अचानक ही सोल्व उसको कर दिया गया था। तो इट इज ऑल अबाउट, तो अगर आपसे पूछे कि इनसाइट थ्योरी किसने दी है, तो वो कोलर ने दिया। आपने इतना ध्यान रखना है, इन्होंने कोई बोला कि अचानक से भी चीजें सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट थ्योरी हमारी फील्ड थ्योरी, पूछे किसने दी, तो कुर्ट लेविन ने दी। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा, कि बिहेवियर जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट, कि भाई पर्सन कैसा है और वो कैसे एनवायरनमेंट पे, इस पे डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। तो बी इज द फंक्शन ऑफ पी एंड मल्टीप्लिकेशन एंड ई। ठीक है, लर्निंग जो है वो डिपेंड करता है लाइफ स्पेस, यानी कि जीवन का आपका क्षेत्र कैसा है, आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो, कैसा एनवायरमेंटल है, साइकोलॉजिकल फोर्सेस आपके बिहेवियर को इम्पेक्ट करते हैं। ठीक है, नीड है, गोल है, वो भी लर्निंग को इम्पेक्ट करता है। डायनेमिक इंटरेक्शन अप्रोच की इन्होंने बात करी थी। ठीक है, बेसिकली ये क्या कहते हैं, फील्ड, यानी कि आपके आसपास का फील्ड कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, वो चीजें आपको इम्पेक्ट करता है, पर्सन कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। फिर है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, ये गुथरी ने दी थी। ठीक है, और गुथरी ने किसी का क्रिटिसिज्म किया था, एक बार मुझे थोड़ा सा रिकॉल करने दो कि इन्होंने किसका क्रिटिसिज्म किया था। इन्होंने किया था थॉर्नडाइक का, इन्होंने थॉर्नडाइक का क्रिटिसिज्म किया था गुथरी ने। ठीक है, गुथरी ने थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर जो था ना उसका क्रिटिसिज्म किया था। तो ये क्या कहता है कि लर्निंग जो है वो एस आर एसोसिएशन तो है,
स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक साथ होता है, बट वन ट्रायल जो है ना, इन्होंने क्या बोला था, बार बार आप अलग अलग करो, इन्होंने बोला कि एक ट्रायल से भी सीखा जा सकता है, रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, हैबिट जो है वो आदत निकटता पर आधारित है, ठीक है, ये इन्होंने बोला है। उसके अलावा लास्ट आपका बचता है एस्यूबल थ्योरी, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, यानी कि शाब्दिक अधिगम जो है वो इम्पोर्टेंट है। न्यू नॉलेज जो है वो लिंक होती है हमारी पिछली नॉलेज से। एडवांस ऑर्गेनाइजर भी इन्होंने यूज किया। रोड लर्निंग जो है वो ज्यादा इन्होंने इस पे फोकस नहीं किया, ठीक है। और कोग्निटिव स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि बेसिकली आप इसको वर्बल लर्निंग से ध्यान रखोगे, ओसुबेल की थ्योरी से वर्बल लर्निंग से इतना ध्यान रख लो, बहुत है। लास्ट बचता है हमारा एक्सपेरियंशियल लर्निंग थ्योरी। पूछे किसने दी, बोलो रॉगर्स ने दी। इन्होंने क्या बोला, सब शब्द से पता चल रहा है कि भाई बंदा क्या, कोई भी पर्सन जो है वो कैसे सीखता है, वो एक्सपीरियंस से सीखता है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की इन्होंने बात की, रियल लाइफ की इन्होंने बात की कि भाई रियल लाइफ लर्निंग होनी चाहिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की इन्होंने बात की, टीचर जो है वो क्या होता है, फैसिलिटेटर होना चाहिए। इट वॉज ऑल अबाउट लर्निंग। बहुत लंबा टॉपिक था, आई एम टोटली एग्जॉस्टेड राइट नाउ, बट एनीवेज एक बहुत दिमाग पे प्रेशर था कि हाँ ये लेक्चर करना है, काफ़ी कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे। अब हमारा सिर्फ पर्सनैलिटी बचा है। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम पर्सनैलिटी तो सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करना है। बहुत जल्द जो है अभी मैं इसकी पीडीएफ जो है वो थोड़ी सी अपडेट करनी है, वो करूँगी। और फिर मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर दूँगी, हमारी सीडीपी पूरी हो जाएगी। एंड इन केस अगर कोई लगता है मुझे कोई टॉपिक, वैसे तो बचा नहीं है क्योंकि मैंने 4-5 साल का पेपर एनालिसिस करके ही टॉपिक्स निकाले थे। आप है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली पीडीएफ देखना टेलीग्राम पे, ठीक है। और फिर आप मेरी जो नोट्स वाली पीडीएफ देखना, आपको समझ में आएगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने सारा कर लिया, ठीक है। अब एक पूरी मोटी किताब अगर आपको पढ़नी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब क्या करना है, जब ये सारे टॉपिक्स पूरे हो जाएंगे ना, पर्सनैलिटी भी हो जाएगा, फिर आप हर पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों लेवल के पीवाईक्यूज करने हैं आपने। 2025 में हुआ था, 24, 23, 22, 21 तक, एटलीस्ट 5 सालों के, 5 से 15, 15 पेपर आपने करने हैं, ठीक है। मैं भी पूरी पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि जून में मैं भी फ्री हूँ, और पेपर आई होप जुलाई में होगा, तो हम 30-30 क्वेश्चन तो कर लेंगे, वो ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, ठीक है। छोटा ही लेक्चर बनेगा उसमें, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपको डाउट्स आपके अगर फिर भी कोई है, कोई थ्योरी आपको नहीं समझ में आई है, तो मैं इंस्टा पे शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। थैंक यू वेरी मच।